नीला एक गरीब बस्ती में रहने वाली महिला थी जो शहर के एक बड़े बंगले में काम करती थी। उसकी मेम साहब सुनीता एक अमीर परिवार से थी और उनके पास हर सुख सुविधा थी। नीला रोज सुबह जल्दी आकर घर की सफाई करती, बर्तन मांजती और खाना बनाने में मदद करती। शुरुआत में सुनीता उसे बस एक नौकरानी की तरह ही देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि नीला सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक मेहनती और समझदार इंसान भी है। नीला को अपने बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन गरीबी की वजह से वो उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई। रात का समय था। नीला ने पूरे दिन घरों में काम किया था और अब थकी हुई अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी। पायल पास में बैठी अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे जिन्हें वो माँ से पूछना चाहती थी। माँ, क्या मैं दोबारा स्कूल जा सकती हूँ? बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन स्कूल की फीस भरना मेरे बस में नहीं है। माँ, क्या गरीब बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते? क्या हमारा कोई सपना नहीं होता है? नहीं बेटा, सपने तो सबके होते हैं, लेकिन कभी कभी गरीबी उन्हें पूरा करने नहीं देती है। लेकिन माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि हमारे जैसे बच्चों की मैं मदद कर सकूँ। मेरे लाल, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन मैं क्या करूँ? दिन भर काम करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही कर पाती हूँ। माँ, अगर मैं खुद पढ़ने की कोशिश करूँ तो क्या आप मुझे रोकोगी? नहीं बेटा, कभी नहीं। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुझे पढ़ने से नहीं रोकूंगी। मैं मैम साहब से पूछूंगी, शायद वे मेरी मदद कर सकें। हाँ, वे बहुत अच्छी हैं, शायद भगवान कोई रास्ता निकाल दे। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस बातचीत के बाद पायल की उम्मीद और मजबूत हो गई और उसकी माँ की आंखों में भी एक नई रोशनी झलकने लगी। नीला रोज की तरह मेम साहब सुनीता जी के घर काम करने आई थी। उस दिन उसकी छोटी बेटी पायल भी उसके साथ थी, क्योंकि घर पर उसे अकेला छोड़ना मुश्किल था। पायल कोने में चुपचाप बैठी थी और ध्यान से एक पुरानी किताब देख रही थी। अरे नीला, यह बच्ची कौन है? तुम इसे साथ क्यों लाई हो? मेम साहब, ये मेरी बेटी पायल है। आज इसे घर पर अकेले छोड़ना मुश्किल था, इसीलिए इसे साथ ले आई। यह बिल्कुल भी शरारत नहीं करेगी, बस चुपचाप बैठी रहेगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? पायल। तुम किताब को इतने ध्यान से देख रही हो, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है क्या? हाँ मेम साहब, मुझे बहुत पसंद है। माँ से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, लेकिन स्कूल जाना बंद हो गया है। क्यों? स्कूल क्यों बंद हो गया तेरा? माँ कहती हैं कि पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे घर पर ही रहना होगा। नीला, ये लड़की बहुत समझदार लगती है, इसे स्कूल क्यों नहीं भेज रही है तू? मेम साहब, दिल तो मेरा भी करता है कि मेरी बेटी पढ़े, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि पहले पेट भरना जरूरी है। यह तो सही नहीं है। अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसे मौका मिलना चाहिए। पायल चुपचाप मेम साहब की ओर देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में पढ़ाई की चाहत झलक रही थी। ये मुलाकात पायल की जिंदगी बदलने वाली थी। सुनीता ने नीला से कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सकती हूँ क्या? नीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता से सुनीता के पैर छूने चाहे, लेकिन सुनीता ने उसे गले लगा लिया। नीला और पायल खुशी खुशी अपने छोटे से घर पहुंचे। पायल का पिता रमेश, जो दिन भर मजदूरी करके लौटा था, थका हुआ बैठा था। उसने अपनी पत्नी और बेटी के चेहरे पर अजीब सी चमक देखी और आश्चर्य से पूछा, क्या बात है नीला, आज तुम दोनों इतनी खुश क्यों लग रही हो? आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है रमेश जी। अच्छा, क्या हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? बाबा, मेम साहब ने कहा है कि वे मेरी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी लेंगी। अब मैं फिर से स्कूल जा सकूंगी। सच? लेकिन वे क्यों कर रही हैं यह सब? क्योंकि वे इंसानियत समझती हैं रमेश। उन्होंने जब देखा कि पायल पढ़ने के लिए कितनी उत्सुक है, तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया है। लेकिन नीला, हम किसी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? यह ठीक रहेगा क्या? बाबा, मेम साहब ने खुद कहा है कि वह दिल से कर रही हैं, और जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो मैं भी किसी और की मदद करूंगी। अगर ऐसा है तो यह भगवान का ही कोई रूप होगा। मैं हमेशा सोचता था कि हमारी बेटी को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब यह सपना सच होने जा रहा है। हाँ रमेश जी, सही कह रहे हैं आप। समय बीतता गया। नीला की बेटी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई और सालों बाद वो एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रही। नीला को अब घरों में काम करने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर अगर हम किसी की मदद करें तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। एक दिन वो अकेली ही मेम साहब के घर पहुंची। नमस्ते मेम साहब। अरे पायल,
आओ आओ अंदर आओ बेटा, कैसी हो, कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? मैं अच्छी हूँ मेम साहब। अब सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज कॉलेज में नहीं होती। अरे पगली, इसमें मेरी क्या मदद, मेहनत तो तुम्हारी खुद की है। मैं बस तुम्हारे सफर में एक छोटा सा सहारा बनी हूँ। लेकिन अगर आप वह सहारा ना देती तो मैं यह सफर तय ही नहीं कर पाती। माँ हमेशा कहती हैं आप सिर्फ मेम साहब नहीं बल्कि भगवान हैं। नहीं बेटा, मैं सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभा रही थी। और सच कहूँ तो तुम्हें आगे बढ़ते देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब बताओ आगे क्या करने का सोचा है तुमने? मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी वैसे ही किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद कर सकूँ जैसे आपने मेरी की थी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। असली खुशी तो तब होती है जब भलाई की है चैन आगे बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। हाँ मेम साहब, अब मेरी बारी है किसी और की जिंदगी बदलने की। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं और ये रिश्ता अब सिर्फ मेम साहब और नौकरानी की बेटी का नहीं बल्कि दो सच्चे इंसानों का बन चुका था। किसी भी समाज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वहाँ भेदभाव मौजूद होता है, कभी जाति के नाम पर, कभी आर्थिक स्थिति के आधार पर। ये कहानी दो दोस्तों रवि SC वर्ग और अमित जनरल वर्ग की है, जो एक ही गांव में जन्मे, एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन उनकी जिंदगी की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। रवि एक गरीब दलित परिवार में जन्मा था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। रवि निराश होकर अपने माँ बाप से कहता है, बाबूजी, अम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम भी क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहन सकते? अच्छे घर में क्यों नहीं हम रह सकते हैं? बेटा, गरीबी हमारा दुर्भाग्य नहीं, हमारी परीक्षा है। हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पास जमीन नहीं, व्यापार नहीं, कोई सहारा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो जो कष्ट सहे हैं वही हमें भी सहने पड़ रहे हैं। बेटा, तेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। गरीब हैं पर ईमानदार भी हैं हम। पर अम्मा, जब स्कूल में मेरे दोस्त नए बैग और जूते लाते हैं तो मुझे शर्म आती है। वे मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं गरीब हूँ, दलित हूँ, मेरी किस्मत में हमेशा गरीबी ही रहेगी। बेटा, लोग तुझे कुछ भी कहें, लेकिन असली जीत गरीबी को हराने में है, दूसरे की बातों में नहीं। जब तू बड़ा होकर अफसर बनेगा ना, तब तेरा अपना घर होगा, तब यही लोग तुझे सलाम करेंगे। पर बाबूजी, हम इतने गरीब हैं तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? मेरे पास किताबें तक नहीं हैं। बेटा, तेरी माँ भूखी रह लेगी पर तेरी किताबों के लिए पैसे जुटा लेगी। तुझे पढ़ना ही होगा क्योंकि यही गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है। बाबूजी, अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि एक दिन हमारी गरीबी खत्म कर दूंगा। हम भी पक्के मकान में रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और कोई भी हमें गरीब कहने की हिम्मत तक नहीं करेगा। बस बेटा, यही जज्बा बनाए रख। गरीबी हमारी पहचान नहीं, हमारी आजमाइश है। तू मेहनत करेगा तो एक दिन हम भी इस अंधेरे से बाहर निकल आएंगे। रवि की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नया हौसला है। वो समझ चुका है कि गरीबी उसकी किस्मत नहीं बल्कि एक चुनौती है जिसे वो अपनी मेहनत से हराकर ही दम लेगा। गरीबी के बावजूद रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। दूसरी ओर अमित एक ऊंची जाति के संपन्न परिवार से था। उसके पिता सरकारी अफसर थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ, मुझे एक बात पूछनी थी। मैं सोचता हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ। फिर भी कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी सी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल बेटा, यह एक सामान्य सवाल है। हमारे पास भले ही सारे भौतिक सुख साधन हों, लेकिन असली खुशी तो दिल की संतुष्टि और आंतरिक शांति से ही आती है। ये सभी चीजें तभी सच में मायने रखती हैं जब हम इन्हें अपने और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो माँ, तुम्हारा मतलब है कि खुश रहने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है? नहीं बेटा, इन चीजों की जरूरत है, लेकिन इन्हें पाने के लिए अगर हम अपनी शांति और खुशियों को खो देते हैं तो इनका कोई मूल्य नहीं होता है। खुश रहने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को प्यार और सहयोग देना चाहिए और इनसे, और सबसे जरूरी बात, अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो हम पाते हैं ना, वही असली संतुष्टि देती है। माँ, तुम्हारा कहना सही है। जब मैंने तुम्हें देखा तो हमेशा तुम बहुत खुश रहती हो। कभी ना कभी तो मुझे यह समझ में आया है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, जबकि हमारे पास सब कुछ है। तुम खुद को संतुष्ट रखने की कला जानती हो। बिल्कुल बेटा, सच में खुश रहना एक मानसिक स्थिति है
जो हम जानते हैं, जो हम करते हैं और जिस तरह से हम जीवन को जीते हैं, वही हमारी खुशियों की असली कुंजी है। खुशी अपने विचारों में होती है। हमें हर चीज में अच्छाई और संतोष ढूंढना चाहिए। माँ, अब मुझे समझ आ गया, खुशी केवल हम इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम संतुष्ट रहकर दूसरों को खुश कर सकें तो यही असली खुशी होगी। बिल्कुल बेटा, खुश रहना एक मानसिकता है और इस मानसिकता को अपनाकर हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। बचपन में दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। वे एक साथ खेलते, पढ़ते और अपने सपनों के बारे में बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समाज ने उन्हें एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वे अलग हैं। स्कूल में रवि को अक्सर जाति के कारण ताने सुनने पड़ते। तू तो आरक्षण से ही पास हो जाएगा, तेरी फीस भी माफ होगी, तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। दूसरी तरफ अमित के परिवार को शिकायत थी कि उनकी जाति के कारण उसे कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती। समय बीता और बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए। रवि और अमित दोनों ने अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन जब कॉलेज में दाखिले की बात आई तो अमित को कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ा, जबकि रवि को आरक्षण के तहत सीट मिल गई। अमित के परिवार को यह अन्याय लगा, लेकिन रवि जानता था कि उसने भी अपनी जगह मेहनत से हासिल की है। सालों बाद रवि एक सरकारी अफसर बन गया और अमित एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। अमित ने थोड़ी नाराजगी से कहा, यार, तुझे आरक्षण मिल गया इसीलिए तू अफसर बन गया, मुझे तो अपनी जगह खुद बनानी पड़ी है। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू सही कह रहा है अमित, लेकिन क्या तुझे याद है जब तू क्लास के बाद ट्यूशन जाता और मैं खेतों में अपने पिता की मदद करता था? जब तू एसी कमरे में पढ़ाई करता था तब मैं लालटेन के नीचे किताबें पढ़ता था। आरक्षण ने मुझे सिर्फ एक मौका दिया है, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए उतनी ही मेहनत की है जितनी कि तूने की है। अमित चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ आरक्षण या सुविधाओं का खेल नहीं है, बल्कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता है। बाबूजी, अम्मा, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, आपकी कुर्बानियों से भी है। बेटा, यह तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, लेकिन तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचने में हमें जितनी ठोकरें खानी पड़ी हैं वो हम ही जानते हैं। रवि, तुझे याद है जब तू स्कूल जाता था तो कितनी बार ऊंची जाति के लड़कों ने तेरा मजाक उड़ाया था। कहते थे तू तो आरक्षण से ही पास होगा, तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी और पढ़ाई में जटा रहा। हाँ अम्मा, मुझे सब याद है, और यह भी याद है कि जब गांव के ठाकुर साहब के घर तुम काम करने जाती थी तो वे तुम्हें अलग बर्तन में पानी पीने को देते थे। बाबूजी, आपको भी कई बार मंदिर में घुसने से रोका गया है, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। बेटा, हम सब जानते हैं कि समाज जल्दी बदलने वाला नहीं है, लेकिन हमने यह ठान लिया था कि तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालेंगे। और आप दोनों ने वही किया बाबूजी। आज मैं सरकारी अफसर बन गया हूँ। अब मुझे किसी ठाकुर साहब के घर बाहर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, किसी ऊंची जाति के आदमी से अपमान नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन क्या बेटा? लेकिन समाज अभी भी हमें अपने जाति नाम से पहचानता है, हमारी मेहनत से नहीं। लोग कहते हैं कि मुझे ये नौकरी आरक्षण की वजह से मिली, मेरी काबिलियत की वजह से नहीं। बाबूजी, क्या हम इस सोच को कभी बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल पाएंगे बेटा, तू आगे बढ़ता रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे रास्ते बना कि उन्हें किसी आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। जिस दिन हमारी मेहनत और काबिलियत बिना किसी सहारे के पहचानी जाएगी, उस दिन समाज भी बदलेगा। बेटा, हमें तुझ पर गर्व है। तू बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहे। समाज तुझे तेरी मेहनत से जानेगा, ना कि तेरी जाति से।